हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अपनी यूनिट नंबर 8 चल रही थी फ्रेंड्स, उसके बारे में बात कर रहे थे जो EIA से संबंधित है, लेजिस्लेशन से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने कई बार बात की है और आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चीज़ अच्छे से देखनी है, ठीक है ना। तो ये कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जहाँ क्योंकि पेपर 1 में जो यूनिट है ना, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ समिट। और इनमें क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, जितने भी आप कन्वेंशन की बात करेंगे, जितने भी हम एग्रीमेंट्स की बात करेंगे, तो एक तो ईयर याद रखना है कि कौन से ईयर में हुआ, ठीक है ना फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ये एग्रीमेंट है वो किससे संबंधित था, है ना, रिलेशन किससे है इसका, या ऑब्जेक्टिव क्या है, बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अर्थ समिट, इसको रियो कॉन्फ्रेंस 1992 में हुआ। पहली बात तो ये ईयर याद रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखोगे। और इसको ये चीज़ UNCED की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। और इसी को द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज द रियो डी जेनेरो अर्थ समिट, या इसको रियो समिट भी बोलते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, अर्थ समिट भी बोलते हैं, और ECO 1992, ठीक है, ये पुर्तगीज बोलते हैं, ठीक है ना। और ये एक मेजर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था, ठीक है ना, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ है ये, अभी तक बहुत नाम चलता है इस कॉन्फ्रेंस का, बहुत बड़ा था ये, ठीक है, साइज़ को लेके, इश्यूज़ को लेके बहुत बड़ा था, ठीक है ना। और ये रियो डी जेनेरो, यानी कि रियो डी जेनेरो कहाँ है, ब्राज़ील में हुआ। कब से कब हुआ, 3 से 14 जून 1992 को हुआ, 3 to 14 जून 1992 को हुआ। तो ये डेट आप याद रखना, 3 to 14 जून 1992, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो रियो डी जेनेरो के बारे में अभी क्या याद रखना है कि इतनी बातें कि जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस किसके बारे में हुई, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो हमने बात की पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको देखनी है, ठीक है। दूसरी बात ये कहाँ हुई, रियो डी जेनेरो में हुई। रियो डी जेनेरो कहाँ है, ब्राज़ील में है, ठीक है। कब हुई, 1992 में हुई। और डेट भी याद रखनी है, 3 से 14 जून 1992 को हुई, ठीक है। ये चीज़ें अभी तक ये याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक ये बात याद रखनी है कि इसमें 172 गवर्नमेंट पार्टिसिपेटेड थे, ठीक है। और 116 अपने जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके हेड आए थे। स्टेट यहाँ पे देखो, जब पॉलिटी की बात होती है तो यहाँ कंट्रीज होती है, ठीक है ना। तो जब पॉलिटी की बात है ना, स्टेट का मतलब हम कंट्रीज रहती है, ठीक है। तो हेड आए थे कितने से, 116 कंट्रीज से, ठीक है, या 116 स्टेट गवर्नमेंट के हेड आए थे। और टोटल कितने थे, 172 जो थे पार्टिसिपेटेड थे, या पार्टिसिपेशन जिन्होंने किया वो टोटल थे 172, ठीक है। ये थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये याद रखना, ठीक है ना फ्रेंड्स, रखोगे, रखना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये रियो डी जेनेरो हुआ 1992, इससे क्या इम्पोर्टेंट आउटकम निकल के आए, ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहला आउटकम आया, इसमें पहला आया रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला आउटकम या रिजल्ट क्या आया, एक रियो डिक्लेरेशन हुई किस पे, ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे। और इस डिक्लेरेशन में क्या हुआ, इन शॉर्ट में बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें प्रिंसिपल थे, कितने, 27 प्रिंसिपल थे, कितने, पहला ये नंबर याद रखना। इसमें जो ये डॉक्यूमेंट आया ना डिक्लेरेशन का, पहला क्या आया, एक डॉक्यूमेंट आया डिक्लेरेशन का। इस डॉक्यूमेंट में 27 क्या थे, प्रिंसिपल थे कि कैसे कैसे काम करना है, क्या करना है, 27 प्रिंसिपल थे। तो आपको पहले नंबर ऑफ प्रिंसिपल ध्यान रखना है, 27 थे। जितने भी ये प्रिंसिपल थे, एक तरह से अगर उनका रिलेशन निकालें, निचोड़ निकालें, तो एक प्रिंसिपल का एक ही मकसद था, क्या था, सपोज टू गाइड कंट्रीज इन फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं उनको ऐसे गाइड करना कि जो वो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबली डेवलपमेंट करे, फ्यूचर में आने वाले जो भविष्य में है वो उदाहरणीय विकास करे या सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे। मुख्य यही बात थी। अगर इन 27 प्रिंसिपल्स को आप पढ़ोगे, अगर किसी के पास बहुत टाइम है तो इनको बैठ के पढ़ ले कि क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, तो सारे प्रिंसिपल में यही बात निकल के आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, रिसोर्स को ऐसे यूज़ करना है कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, इन प्रिंसिपल में। तो पहला आउटकम था रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि ये 27 प्रिंसिपल थे इस डॉक्यूमेंट में।
और अगर दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें, सॉरी दूसरे आउटकम की बात करें, दैट इज़ एजेंडा 21। क्या था? एजेंडा 21 था। और इसमें यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछती है कि एक्शन प्लान का क्या मतलब था, है ना। एक्शन प्लान, ये एक्शन प्लान एजेंडा 21 को ही बोलते हैं एक्शन प्लान, ठीक है ना। और ये एक्शन प्लान क्या था? विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट इट इज़ नॉट बाइंडिंग। ये बाइंड नहीं किया गया कि करना ही पड़ेगा, बाइंडिंग नहीं था ये, ठीक है ना। तो एजेंडा 21 क्या था? एक एक्शन प्लान था। एजेंडा 21 का मतलब होता है यहाँ पे कि 21 सेंचुरी में क्या क्या किस तरह से काम करने हैं, या वहाँ तक कैसे कैसे हमें डेवलपमेंट करना है 21st सेंचुरी तक। तो 21 का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है ना फ्रेंड्स, कि कैसे कैसे काम करते हुए चलना है 21st सेंचुरी तक, ये बात थी। तो एक्शन प्लान है ये, ठीक है। तो एजेंडा 21 क्या है? एक्शन प्लान, प्लान ऑफ एक्शन, एक्शन प्लान, सारा का सारा। इस नाम से भी यूजीसी ने क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठीक है। चित्त को शांत रखना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है और काम करते रहना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और तीसरा इसमें जो आउटकम आया, इसी रियो डी जेनेरो की बात कर रहे हैं, और तीसरा था फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। तीसरा आउटकम क्या था? बात समझ तो रहे हैं ना, मैं बता क्या रहा हूँ फ्रेंड्स, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। हम रियो डी जेनेरो पढ़ रहे हैं जो 1992 आया, तो उसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई ना, उस कॉन्फ्रेंस से क्या रिजल्ट निकल के आए, क्या आउटकम, तो 3 मेनली बात करने हैं ना। एक तो पहला जो डॉक्यूमेंट आया, डिक्लेरेशन की बात की, जिसमें 27 प्रिंसिपल थे। दूसरा एजेंडा 21, और तीसरा है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। तो इसमें सीधी सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है कि क्या काम हुआ इसमें, कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात की, हर तरह के फॉरेस्ट को। यानी कि इसमें क्या है, एक ग्लोबल कंसेंस ऑन द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप फॉरेस्ट। यानी कि ये कि पूरे विश्व में हर तरह के फॉरेस्ट की बात की गई, कि उनका कंजर्वेशन हो, मैनेजमेंट हो और उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ये आउटकम्स थे, ठीक है। किसके? रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील में हुआ, उसकी बात कर रहे हैं, 1992 वाले की, ठीक है। समझ गए? और क्या चीज़ें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट, मैं वही बात कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन हिट करता है बहुत से एग्जाम में, आपका सिविल सर्विसेज में, ठीक है, यूजीसी नेट में और अदर बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, जहाँ आप दोगे कभी फ्यूचर में, सब जगह ऐसे ही क्वेश्चन हिट करते हैं। तो पॉजिटिव रह के, रिलैक्स रह के काम करना है। और कुछ जो रियो डी जेनेरो में था, और क्या हुआ, और ये हुआ कुछ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स वर ओपन फॉर सिग्नेचर। कुछ ऐसे चीज़ें सिग्नेचर के लिए ओपन की गई जो लीगल रूप से बाइंड थी, ठीक है ना, कि आओ इस पे सिग्नेचर करो। लीगल रूप से बाउंड करने के लिए कई चीज़ें ओपन हुई, कई सारे कन्वेंशन। इस जो ये रियो डी जेनेरो में जो कन्वेंशन हुआ, उसके 3 आउटकम हमने पढ़े फ्रेंड्स, पढ़े, समझ में आ गए। उसके बाद मैं ये क्या कह रहा हूँ कि जो रियो डी जेनेरो था ना, अपना रियो डी जेनेरो, इस रियो डी जेनेरो के अंदर और क्या हुआ, सिग्नेचर के लिए कुछ ओपन किया गया, और वो लीगली बाउंड थी कि कुछ और चीज़ें भी सिग्नेचर करवाई गई, ठीक है, कि ये चीज़ें भी लीगली बाउंड होंगी। ये सिग्नेचर के लिए ओपन कर दिया गया कि आप सिग्नेचर करो, अगर सिग्नेचर कर रहे हो तो लीगली बाउंड है, ठीक है। तो वो क्या क्या चीज़ें थी, या कौन से कन्वेंशन पे या किन चीज़ों पे वो बाइंड किया गया, ठीक है ना, या कौन से एग्रीमेंट्स बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से और एग्रीमेंट्स पे बात की गई, ठीक है। तो सबसे पहले 1 नंबर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है ना, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये भी ओपन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रियो डी जेनेरो हुआ 1992 में, या आज समिट हुआ 1992 में, और क्या कौन सी चीज़ें लीगली बाइंड थी जो एग्रीमेंट्स के लिए, सिग्नेचर के लिए खोली गई कि यहाँ आप सिग्नेचर कीजिए, वो कौन कौन सी चीज़ें थी। तो सबसे पहले UNCBD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और क्या था UNFCCC, ये पेपर 1 में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दूसरा ये सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया। तीसरा UNCCD यानी कि कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए, ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, ठीक है ना, और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको सही से रखने के लिए, ठीक है ना, बात समझ गए। तो ये सारे के सारे ओपन किए गए डॉक्यूमेंट सिग्नेचर के लिए, बात समझ रहे हो ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, चित्त को शांत करके सुनना, और 1-2 बार सुनना चाहिए वीडियो को। एक बार में समझ में नहीं आती, दोबारा सुना करो, ठीक है। बर्डन मत लिया करो, आप बहुत जल्दी बर्डन ले लेते हो, परेशान हो जाते हो ना, परेशान नहीं होना, ठीक है। और क्या बात है जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आप, सो ये वाली चीज़ UPSC इनमें भी पूछी गई है, एक बार UPSC ने पूछा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन IAS के प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। तो अर्थ समिट की बात करें तो 1992 में हुआ, ठीक है,
1992 में जो UNCED बोला गया, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। एक हुआ अर्थ समिट 2002 में, ठीक है, वो कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग में हुआ, और उसको बोला गया WSSD यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, WSSD पूछा जा सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और तीसरा अर्थ समिट 2012 में हुआ, रियो डी जेनेरो में हुआ, और उसको बोला गया CSD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि 2012 में ये ऑप्शन बनाया गया था UPSC के एग्जाम में, IAS में एक ऑप्शन में डाला गया था, एक बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, 2012, 2002 और 1992, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, चलो वेरी गुड। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट कन्वेंशन है अपनी रामसर कन्वेंशन, ठीक है ना। रामसर कन्वेंशन की कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। रामसर कन्वेंशन से भी UGC नेट ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, बड़े सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना है। रामसर कन्वेंशन के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बात करते हैं। साइन कब किया गया, ये ईयर पूछी जाती है, 1971 में, 1971 में साइन किया गया, ठीक है। और जो रामसर है ना, वो ईरान की सिटी है, ईरानियन सिटी ऑफ रामसर, ठीक है ना, एक सिटी का नाम है रामसर, ठीक है। तो वहाँ हुई थी, इसलिए नाम रख दिया इसका रामसर कन्वेंशन। ये साइन कब की गई, 1971 में, ठीक है। और एक ईरानियन सिटी है, ठीक है। और ये अब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड है, ये एक बहुत पुराना समझौता है, ठीक है ना। और किस लिए है ये बात देखना, यहीं से UGC क्वेश्चन पूछता है। प्रिजर्विंग द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड्स, बस दलदली भूमि है, दलदली जो भूमि है, वेटलैंड है, उसको बचाने के लिए ही ये रामसर कन्वेंशन है, यहीं से UGC क्वेश्चन पूछती है। तो क्या क्या पूछती है, 1971 को याद रखना है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी वेटलैंड, ठीक है, बस ऐसे नोट्स बना लो शॉर्ट, वेटलैंड, रामसर, बस ये बन गया रामसर, ठीक है। और कई बातें भी करेंगे, टोटल कितनी है इंडिया में रामसर साइट, ये भी बात करेंगे आगे, ठीक है। ये सारी 5-7 बातें होती है, ये पेज पे लिख लो, ठीक है। और इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी बोलते हैं, क्योंकि वेटलैंड के लिए है, तो रामसर कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मैं बात करूं तो सीधी सी बात है, इसका एम क्या है, डेवलप एंड मेंटेन एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स। जो भी नेटवर्क है वेटलैंड का, उसको बचाना और उसको विकसित करना, मेंटेन करना ही इसका एम है, क्योंकि विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और क्योंकि वो महत्वपूर्ण है वेटलैंड, किस लिए, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत होती है वहाँ पे, तो उसको कंजर्व करेंगे तभी तो इकोसिस्टम, इकोलॉजी, अपना सब कुछ जो सिस्टम है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। और अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, तो आपको पता ही है, गाइडलाइन तो होगी। वेटलैंड डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट, रामसर साइट ऐसे नहीं है कि एकदम से बना दिया, प्रोटेक्टेड अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइन ऑफ द कंजर्वेशन, पूरा एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है, ठीक है ना। ये तो बात चलो थ्योरेटिकल पेपर में लिखने की होती है, ऑब्जेक्टिव में नहीं, ठीक है। और ये बात जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, रामसर कन्वेंशन है वो फोर्स में कब आया इंडिया में, ये बात याद रखना, 1 फरवरी 1982, देखना ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। 1971 में साइन हुआ और फोर्स में रामसर कन्वेंशन इंडिया में कब आया, 1 फरवरी 1982, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और अगर आपसे कोई ये बात पूछे कि रिसेंटली अभी रामसर साइट, कौन सी रामसर साइट है जो अपनी लिस्ट में शामिल किया गया है अभी की, अगर पूछे तो आप याद रखना, जो सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसको सुंदरबन वेटलैंड भी कहते हैं, इसका लिस्ट में अभी एंटर किया है रामसर साइट की 1 फरवरी 2020 को ही, ठीक है ना। याद रखना, ये रिसेंट का करंट का क्वेश्चन बन सकता है ना, आपसे पूछ ले कि अभी रिसेंटली कौन सा एंटर हुआ है, तो आप 1 फरवरी 2020 को रामसर साइट है, जो इंडिया की रामसर साइट की जो लिस्ट है ना, उसमें नया कौन सा शामिल हुआ है, सुंदरबन वेटलैंड या फिर सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है करंट के हिसाब से, तो प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट करें बात, तो फ्रेंड्स जो अगर इंडिया में बात करें, करंटली 37 साइट्स हैं, जो रामसर जो साइट हैं वो कितनी है, 37। ये नंबर याद रखना प्लीज़, इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कितनी साइट है रामसर साइट इंडिया के अंदर, 37 है, ठीक है। अगर इनका बात करें तो ये इनका सरफेस एरिया इतना हेक्टेयर है, देख लो, इकाई 2.5 सेकंड,
10,67,939 हेक्टेयर, ठीक है ना। ये इसका क्या है, एरिया है, इतना हेक्टेयर एरिया है इन सारी की सारी जो अपनी 37 साइट्स है ना, ठीक है ना। तो ऐसा तो मेरे हिसाब से हेक्टेयर वगैरह आपको एरिया तो कौन पूछेगा, लेकिन फिर भी पूछे आंकड़ा दिमाग में है, आप बोल दोगे कि ये पूछा है, क्योंकि एक बार नज़रों से आंकड़ा निकल गया ना तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती नहीं है। लेकिन ये नंबर याद रखना कि रामसर साइट कितनी है इंडिया में, 37 है, ठीक है। और इसके बाद और इस करंटली कौन सी शामिल हुई है वो भी आपको बता दिया, सुंदरबन वाली। और अगर बात करें फ्रेंड्स, ये सारी की सारी रामसर साइट हैं जो 37 की 37 है। मैंने इसको एक लिस्ट में दे दिया है, ठीक है ना। तो इस लिस्ट को आप देख लेना कौन कौन सी हैं 37, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारी कहाँ कहाँ हैं देख लो, ये 37 है टोटल, ठीक है। कई बार क्या होता है, मैंने ऐसा क्यों आपको दिया है, कई बार मैच करना भी दे देता है कि ये साइट कहाँ पे है, मैच करिए। बहुत डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन बनाना हो, यानी कि ये रामसर साइट है वो कौन से स्टेट में है, ऐसा पूछा जा सकता है ना। इसलिए मैंने 37 की 37 आपको लिस्ट दे दी है, ठीक है ना। ये 37 की 37 पूरी लिस्ट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये 37 की 37 पूरी लिस्ट आपको है ना। ये देखो, ये पूरी की पूरी ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी 37 है पूरा टोटल, ठीक है। ये देखो सबसे लास्ट में सुंदरबन वेटलैंड ही है ना, जो वेस्ट बंगाल में, क्योंकि सबसे लास्ट में यही शामिल हुआ है, 37 हुआ, ठीक है ना। 1 Feb 2020 को ही तो हुआ है, तो सबसे लास्ट में इसी का नाम है, ठीक है ना। ये वुलर लेक वगैरह ना, ये यूपीएससी बहुत पूछती है, या स्टेट पीसीएस बहुत पूछती है इनके बारे में कि वुलर लेक कहाँ है, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, आपसे भी पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना, कुछ कुछ स्टेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। जम्मू एंड कश्मीर में याद रख लेना, नया वाला याद रख लेना। वैसे तो आप समझदार हो, केरला वाले, साउथ वाले, आप एक बार है ना इसको क्या करना, सारी कोई 2-3 बार नज़रों से गुजार देना। यूजीसी नेट तो पूछ ही सकती है, कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी जीवन में देना होगा ना, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन काम आएगा, इसलिए मैंने ये लिस्ट यहाँ डाल दी है, तो आप ध्यान से देख लेना प्लीज़ है। आगे बात करें, ये नोट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। आप इसी रामसर कन्वेंशन से ही रिलेटेड एक चीज़ और है, दैट इज़ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है। ये क्या होता है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है वो किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन से ही, ठीक है ना। ये होता क्या है इसकी बात करते हैं। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता है, ये एक रजिस्टर है, ठीक है। रिकॉर्ड का मतलब, रिकॉर्ड किस में रहेगा, रजिस्टर में ही तो रहता है, तो यही बात है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन के अंडर ये क्या है, एक रजिस्टर है ऑफ वेटलैंड साइट्स। वेटलैंड साइट का एक रजिस्टर है, रजिस्टर मेंटेन करते हैं ना, तो वेटलैंड साइट का एक रजिस्टर है, ठीक है। ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, बात ध्यान से सुनना। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है, एक रजिस्टर है वेटलैंड साइट का, और वो है उसमें जो लिस्ट में वही लिखेंगे जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, और जहाँ पे क्या हो रहा है, ये बात जो पढ़ने वाली है, जहाँ पे वेयर चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर have occurred, are occurring or likely to occur as a result of technical development, pollution और other human interference। यानी कि इस रजिस्टर में वो रिकॉर्ड है जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के वेटलैंड है, और जहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में। किसकी वजह से आ रहा है, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, या फिर अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से आ रहा है, तो उनकी लिस्ट है, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोला है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बोला है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। मेरी बात समझ रहे हो ना, बड़े समझदार हो आप, सारी बातें समझ आती है आपको, वेरी गुड। नेक्स्ट अगर बात करें, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ पे हम बात और भी कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है ना। यही बात है ना, इट इज़ मेंटेन एज पार्ट ऑफ द रामसर लिस्ट, ठीक है। एक मेंटेन करता है रामसर लिस्ट का, उसी का पार्ट है ये। जो ये बात है, ये भी करंट की ही बात है, इंपॉर्टेंट बन जाती है। और ये क्या बात है, 2 वेटलैंड ऑफ इंडिया आर इन मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। इंडिया के जो देखो 37 तो क्या है, अपने रामसर कन्वेंशन की लिस्ट में जो वेटलैंड है वो 37 है। अगर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात करें फ्रेंड्स, तो 2 है इंडिया के, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के हैं वो, ठीक है। वो तो बात है ही, कोई बात नहीं, वो तो लिस्ट में वो होते ही हैं। लेकिन इसमें क्या है, कोई ना कोई चेंज आ रहा है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, या बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो उनका रिकॉर्ड ये रखता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। समझ में आ गया होगा ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो इंडिया के 2 वेटलैंड्स कौन से हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है, एक तो है केवलादेव, ठीक है, नेशनल पार्क है जो राजस्थान में है। हिंदी में अगर सही बोलते तो केवलादेव ही बोलते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क है जो राजस्थान में है, और लोकटक लेक है वो कहाँ है, मणिपुर में है।
और एक बार यहाँ केबीसी में क्वेश्चन बना पूछा था, आपको अगर याद आए तो, कौन बनेगा करोड़पति में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था। देखो ज्ञान कहीं ना कहीं काम आता है, क्या पता आप भी केबीसी में चले जाओ या अदर कोई बड़े कॉम्पिटिटिव उसमें चले जाओ जहाँ क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती हो। तो उसमें क्या पूछा था, मुझे याद है केबीसी में ने पूछा था कि आप ये बताइए कि एक ऐसा कौन सा लेक है जिसके अंदर फ्लोटिंग नेशनल पार्क आता है। ये ऐसा पूछा था, दोबारा सुनना, ऐसा कहा था कि एक ऐसी कौन सी लेक है, ये वर्ल्ड में यही एक लेक है जिस लेक के अंदर फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये क्वेश्चन केबीसी में पूछा था और ये है केबुल लंबाजो नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और वर्ल्ड में एक ही है। और ये कौन सी लेक में है, लोकटक लेक में है जो मणिपुर में है। यही आंसर जाना था केबीसी में। ठीक है, मेरी बात समझ गए, समझ गए ना? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। केबुल लामजाओ ये एक क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और जो इस लेक में है जो झूलता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बात थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और चिल्का लेक आपको पता है, इसका भी बहुत पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस बहुत पूछती है। ठीक है, यूपीएससी भी पूछती है और आपको यूजीसी भी पूछ लेगी। ठीक है, चिल्का लेक कहाँ ये पूछते हैं, उड़ीसा में है। ठीक है ना, पहले क्या थी, इस रिकॉर्ड में रखी गई थी। ठीक है, लेकिन बाद में इसको रिमूव कर दिया कि किस में, मॉन्टेरियक्स में, इसमें अब ये नहीं है, उसमें 2 ही है। ठीक है, चलो वेरी गुड, सारी बात समझ रहे हो, चित्त को शांत रखो, रिलैक्स रखो, सब समझ में आएगा। ठीक है, और वेटलैंड को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं बात नोट ला के लिख दिया है बाद में, क्योंकि आप लोगों ने वेटलैंड का सारी चीज़ पढ़ ली। फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वेटलैंड प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड इकोसिस्टम सर्विस। बहुत सी आपको पता है इकोसिस्टम सर्विस देता है, जैसे फूड है, वाटर है, फाइबर है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, वाटर प्यूरिफिकेशन करता है, फ्लड मॉडरेशन करता है, इरोजन कंट्रोल करता है और क्लाइमेट का रेगुलेशन करता है। इतनी सारी चीज़ें करता है वेटलैंड। इसीलिए तो क्या करते हैं, वेटलैंड को हम बचाने की बात करें, इसलिए रामसर कन्वेंशन की बात हुई है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, आपको अच्छे से करनी है, बस कोई चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। आगे भी हम बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ और कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। अभी इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, आप अच्छे से सुनना और इसको अच्छे से देखना फ्रेंड्स, और 2 बार देखना वीडियो को, अच्छे से याद हो जाएगा ना, तभी बात होनी चाहिए सही। ठीक है, और आप खुश रहिए और किसी भी तरह की कोई टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स। अगर टेंशन लोगे ना तो किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाएगा और मेंटल स्टेबिलिटी भी खराब होती है। तो खुश रहिए, चित्त को शांत रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।